प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आज के लेक्चर में हम श्रृंगारी साहित्य पर चर्चा करेंगे। श्रृंगारी साहित्य लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। ये रसिक और श्रृंगारी दोनों लौकिक साहित्य में ही आते हैं आदिकाल के। श्रृंगारी साहित्य को श्रृंगार और यौवन का साहित्य भी कहा जाता है। इस साहित्य के जो रचयिता हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति का जन्म 1375 दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव में हुआ। विप्सी। इनके पिता गणपति ठाकुर और माता हंसिनी देवी था, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनकी माता का नाम गंगो देवी भी बताया है। इनका सारा जीवन राज दरबारों में बीता, अर्थात राजाओं के आश्रय में ही रहे हैं ये। कीर्ति सिंह, शिव सिंह, देव सिंह, पदम सिंह, भव सिंह, हरि सिंह आदि राजाओं के आश्रय में रहे। इनके गुरु पंडित हरि मिश्र थे, यानी कि विद्यापति के जो गुरु थे वो हरि मिश्र थे। कहते हैं कि विद्यापति की मृत्यु 1450 में हो जाती है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में अपना साहित्य लिखा। संस्कृत भी जानते थे ये, संस्कृत में भी लिखा है इन्होंने, अवहट में भी और मैथिली में भी। संस्कृत भाषा में जो इनका साहित्य था वो था पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये 3 रचनाएं मुख्य थी। अवहट भाषा में जो उन्होंने लिखा है उसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका, दोनों रचनाओं में उन्होंने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता का ओजस्वी और प्रभावशाली वर्णन किया है। अवहट भाषा के बाद उसने अवहट भाषा को उन्होंने देसिल बयाना कहा है। देसिल बयाना अवहट को। मैथिली भाषा में उन्होंने पदावली और गोरक्ष विजय लिखा है। गोरक्ष विजय इनका नाटक था। पदावली उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। पदावली, विद्यापति पदावली, जिनमें पद है इसके, ये उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। पदावली जो लिखी है वो जयदेव के गीत गोविंद पर लिखी गई है। गीत गोविंद, गीत गोविंद पर लिखी है। गीत गोविंद में क्या है पदावली में, उसमें राधा कृष्ण को नायक नायिका बनाकर उनके नाक्षिक और काम चेष्टाओं के वर्णन में विद्यापति ने अपनी कवित्व शक्ति का परिचय दिया। तो जिसके कारण इनकी पदावली में श्रृंगार उभर कर सामने आया है। मुख्य रूप से श्रृंगार का वर्णन देखने को मिला है, और इस श्रृंगार वर्णन में इनके जो आदर्श कवि रहे हैं वो जयदेव रहे हैं, और इसीलिए विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव, क्योंकि इन्होंने जयदेव का अनुसरण किया है। इन्होंने पदावली में भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ जो मिथिला समाज
उसकी संस्कृति, उसके सौंदर्य, प्रकृति का भी सजीव वर्णन किया है। भक्ति और श्रृंगार तो है ही है, लेकिन संस्कृति भी देखने को मिली है। और विद्यापति को मिथिला के संस्कारों का लोक कवि कहा जाता है, या फिर यूं कह लीजिए इसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल अर्थात मिथिला के संस्कारों का वर्णन करने वाला मैथिल कोकिल, मैथिल भाषा में। विद्यापति पदावली में तन्मयता है, तल्लीनता है, भावों की तीव्रता है, पद लालित्य, मधुर संगीत, सभी गुण विद्यमान है जो एक गीति काव्य में होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी पदावली के पदों को सुनकर इतने भावाविभोर हो जाते थे कि उनकी आंखों से अश्रु की वर्षा होने लगती थी, और उस अश्रु वर्षा को क्या कहते थे? गल्द अश्रु कहते थे, गल्द अश्रु। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक और परवर्ती कृष्ण कवियों के पथ प्रदर्शक जान पड़ते हैं। निष्कर्षतः विद्यापति पदावली है जो वो काव्य और संगीत का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। विद्यापति पदावली में श्रृंगारी काव्य के सभी गुण विद्यमान है। श्रृंगारी काव्य के चाहे व्यय संधि हो, सद्य सनाता हो, मान, अभिसार, नक्षिक, संयोग, वियोग, विदग्धता, वचन वक्रता, भाव विभोरता आदि। विद्यापति पदावली विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो विद्यापति को भक्त कवि स्वीकार करते हैं, जिनमें जॉर्ज ग्रेशन है। जॉर्ज ग्रेशन वो विद्यापति को भक्त कवि स्वीकार करता है। वो कहते हैं कि उनके पदों में जो आकुलता है वो जीवात्मा में परमात्मा को पाने की हो सकती है। लेकिन फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, वो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया है, वैसे ही वो विद्यापति के पदों को भी। लेकिन वास्तव में विद्यापति श्रृंगार और यौवन के कवि। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।